हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय, जो आपका विज्ञान का किताब है। उस विज्ञान के किताब में बायोलॉजी का जो सेक्शन आता है, उस बायोलॉजी के सेक्शन का जो 8वां चैप्टर है, वह 8वां चैप्टर क्या है आपका? बायोलॉजी का है। इसलिए हम लोग बायोलॉजी का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8वां चैप्टर का कौन सा भाग है? छठा वाला भाग है। 5 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। 8वां चैप्टर क्या है? 8वें चैप्टर से आप लोग पहले ही अवगत होंगे। 8वें चैप्टर का नाम है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। यही है 8वां चैप्टर। हिंदी में कहते हैं इसे जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर है। नोट कर लीजिएगा आप लोग चाहिएगा तो। 8वां चैप्टर है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्या है। फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट में नहीं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पहले देखा था हम लोगों ने, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था, फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अंतर देखा था। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेज में संपन्न होता है और कौन कौन से स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वह चीज हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि प्लांट में भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि एनिमल्स में भी होगा। तो हम एनिमल्स के केस में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। नोट कर लीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आज का हमारा टॉपिक है यही, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। यानी कि अंग्रेजी में अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आज का हमारा टॉपिक है। देखेंगे कैसे। तो नाम जो है, इसका नाम दे रखा है आपका कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्यों भैया पौधों में लैंगिक जनन नहीं कहा? यह क्यों पौधों में लैंगिक जनन नहीं कहा? पौधों में जनन की प्रक्रिया की बात करें तो पौधों में जनन की प्रक्रिया हम लोगों ने देख रखा है कि वेजिटेटिव प्रकार का है। मुख्य रूप से पौधे के जो वेजिटेटिव अंग हैं, कायिक अंग हैं या वर्धी अंग हैं, वह है जड़, वह है तना, वह है पत्ती। जड़, तना और पत्ती, इनके द्वारा अगर किसी पौधे का निर्माण होगा, जन्म होगा, तो वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खुद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। जो पौधा है उस पौधे का एकमात्र जो भाग है, जो पौधा है उस पौधे का जो एकमात्र भाग है, वह एकमात्र भाग है उस पौधे का क्या? जो सेक्सुअल भाग है, पौधे का एकमात्र सेक्सुअल भाग, वह है आपका फ्लावर। क्या है? फ्लावर, पुष्प। ये पुष्प क्या है? पौधे का सेक्सुअल पार्ट है। पुष्प क्या है? सेक्सुअल पार्ट है। पौधे का एकमात्र अंग जो लैंगिक अंग है, वह कौन है? आपका फ्लावर है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। पौधे का एकमात्र लैंगिक अंग कौन सा है? फ्लावर है, पुष्प है। यानी कि इसी पुष्प में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। इसी पुष्प में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। सारे लैंगिक अंग, सारी लैंगिक संरचनाएं इसी पुष्प में पाई जाएंगी। ठीक, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पुष्प क्या है, पुष्प कैसे बनता है, पुष्प का स्ट्रक्चर क्या है। तो पुष्प का स्ट्रक्चर तो आपके सामने बना रखा गया है। तो देखिए, पौधे का लैंगिक अंग कौन है? पुष्प है। इस पुष्प का निर्माण क्या हुआ? फ्लावर है क्या?
तो फ्लावर है क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा कि पौधे का एकमात्र लैंगिक अंग पुष्प है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि पुष्प एक संघनित तना है। पुष्प एक संघनित तना, कंडेंस सूट है। सूट कहिए चाहे स्टेम कहिए, दोनों बराबर बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, पुष्प एक संघनित तना है, कंडेंस सूट है। समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या बोल दिए कि पुष्प कैसे संघनित तना है, कैसे कंडेंस सूट है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पहले पुष्प एक संघनित तना है, कंडेंस सूट है, फिर हम इसको समझाते हैं, इसी चीज को हम समझाते हैं। देखिए कि मान लीजिए एक आपका जब पौधा, जब एम्ब्रियो जो है, भ्रूण जब विकास करता है पौधे को बनाने के लिए, तो जब जमीन से निकलता है तो उसमें पत्तियां नहीं रहती, बल्कि सूट का ही भाग रहता है। सिर्फ सूट का ही भाग रहता है। उस पौधे में क्या होता है, ऐसे सूट का ही भाग रहता है, ठीक है। ये सूट वाला भाग जो रहता है, बीच बीच में ऐसे देखिएगा गांठें रहती हैं। उस सूट वाले भाग में बीच बीच में ऐसे गांठें रहती हैं। तो ये आपका सूट का भाग है। देखिए ये आपका सूट है। कोई भी अगर पौधा, कोई एम्ब्रियो ऐसे निकलता है तो निकलने पर स्ट्रक्चर शुरू में उसका ऐसे होता है। अब बाद में क्या होता है कि इसी में पत्तियां निकलती हैं। पत्तियों का स्ट्रक्चर को क्या है, कोई भी निश्चित नहीं है कि किस प्रकार का निकलेगा, ठीक है। किस प्रकार का निकलेगा, स्ट्रक्चर किसी का निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से जब पत्तियां निकलती हैं तो होता क्या है, बोले हैं कि फ्लावर इज अ कंडेंस सूट। पुष्प एक संघनित तना है। अब इसी सूट को जब दबाएंगे, जैसे आप लोगों के स्कूल में वो आते हैं सब कला दिखाने वाले, जो कई पेपर को ऐसे काट करके रोल बनाते हैं, रोल बना करके ऐसे बगल से काट करके ऐसे खींच देते हैं, और खींच करके धीरे 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 उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, और दबाने पर देखते हैं गुलाब बन गया, कमल बन गया। ठीक उसी प्रकार से जो तने हैं, तने में ऐसे आपकी पत्तियां जैसी स्ट्रक्चर है निकल रहा है, तने से ही सारे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। और जब ये तना क्या होगा, विकसित होगा, तो विकास नीचे के टिश्यू विकास करेंगे और यह ऊपर भागेगा, तो ऊपर भागेगा तो यह संघनित होगा। ये क्या होगा, संघनित होगा। इसे ये भी दबेगा, तो जब ऐसे नीचे से दबेगा तो ये वाला भाग ऐसे ऊपर आएगा, ये भी ऊपर, ये सबसे नीचे ऐसे चलता जाएगा, दबता जाएगा ऐसे। तो दब करके क्या करेगा, फ्लावर का निर्माण करेगा। तो ये जो पत्तियां निकलती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, ये जिस जगह से निकलती हैं इसे कहा जाता है नोड। और यहाँ पर नोड है, यहाँ से नोड है, दोनों नोड के बीच की दूरी को कहा जाता है इंटरनोड। क्या कहा जाता है, इंटरनोड। जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे नोड, और दोनों नोड के बीच की दूरी को कहा जाता है इंटरनोड, ठीक है। और नोड से ही क्या होता है, पत्तियां निकलती हैं। नोड से ही क्या होती हैं, पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। और यही जब संघनित होंगी, दबेंगी, तो फ्लावर का निर्माण करेंगी। और वह फ्लावर जो है जब निर्माण हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिगर को बना लीजिएगा। वह फ्लावर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब इस तरह से जब फ्लावर आपका दिखाई देगा तो इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि सबसे नीचे वाला जो भाग है, जब कंडेंस हुआ है, तो कंडेंस हुआ तो ऐसे ऊपर, तो मान लीजिए ऐसे क्या है, ऊपर आपका स्ट्रक्चर फूल गया रहता है, तो वह, लेकिन नीचे वाला जो डंठी जितना काटे रहते हैं फूल गया, ये नीचे ऐसे लगा रहता है ना सपोर्टिव। तो ये जो नीचे जो सपोर्टिव लगा है, तो सपोर्टिव जहां से यह लगा हुआ है फ्लावर, जहां से लगा हुआ है, यह फूला हुआ भाग होता है। तो ये वाला जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को, ये फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, थाइलमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलमस कहते हैं। हिंदी कहिए चाहे अंग्रेजी। ये फूला हुआ भाग जितना ये दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, थाइलमस है, ठीक है। थाइलमस के नीचे डंठी निकली हुई है, इस डंठी को क्या कहते हैं, हरे कलर का डंठी होता है जो सूट से ऐसे लगा होता है।
सूट से ऐसे हरी कलर का डंठी लगा होता है, डंठी के बाद ऐसे फूला हुआ भाग, फूल के ऊपर गुलाब देखिए समझ में आ जाएगा। ऐसे डंठी पतला सा लगा रहता है, उसके बाद यहाँ ऐसे फूला हुआ रहता है और फूलने के बाद ऊपर न पुष्प होता है। तो इस डंठी को क्या कहते हैं, पेडंकिल कहते हैं या पेडिसेल कहते हैं, दोनों कहते हैं। पेडंकिल कहते हैं चाहे पेडिसेल कहते हैं, ठीक। और फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, ठीक है। डंठी को क्या कहते हैं, उस डंठल को पेडंकिल कहते हैं और चाहे पेडिसेल कहते हैं, या थैलेमस को, इसको क्या कहते हैं, फूले हुए भाग को थैलेमस कहते हैं। जो पूरा पुष्प होता है हमारा, वह पुष्प नोट करते जाइएगा, जो बोल रहे हैं हम एक एक लाइन में नोट करते जाइएगा, लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। जो पूरा पुष्प होता है, यह पूरा पुष्प हमारा इसी फूले हुए भाग थैलेमस के ऊपर टिका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पुष्प का जो बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहर वाला जो भाग होता है, वह सबसे बाहर वाला भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं सेपल। उसे क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं और कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दल। हिंदी में कहते हैं बाह्य दल, बाहर वाला दल, सबसे बाहरी वाला दल, पुष्प का सबसे बाहरी वाला दल। जो ग्रीन ग्रीन नहीं दिखता है थैलेमस के ऊपर, जो हरा हरा जैसे पत्तियां चारों तरफ निकली रहती हैं, तो वो क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने सेपल को ब्रैकेट में किया है, कैलिक्स को यहाँ पर देखिएगा हमने छोड़ रखा है, यहाँ पेटल को ब्रैकेट में किया है, यहाँ कोरोला को छोड़ रखा है। जब सिर्फ हम, चूंकि एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वह एक ही नहीं होता है, सबसे बाहर एक का नहीं होता है। देखेंगे ऐसे चारों तरफ हरा हरा, ऐसे चारों तरफ नीचे की चारों तरफ ऐसे फैला रहता है। तो जो एक पत्ती है, एक पत्ती जो निकली है, उस एक पत्ती को सेपल कहते हैं, एक को कहते हैं सेपल, और सबको मिलाकर के क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो सिंगल यूनिट जो सेपल है, ये क्या है आपका, सिंगल यूनिट है। किसका, सिंगल यूनिट है कैलिक्स का, सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है कैलिक्स का। कैलिक्स का सिंगल यूनिट कौन सा है आपका, ये सेपल है। तो सब पत्तियों को मिला करके, जितना पत्ती होगा सबको मिला करके कहेंगे कैलिक्स, और एक को खाली कहेंगे सेपल, बाहर वाला भाग, ठीक। तो सबसे बाहर वाला भाग यह होता है। अब देखिए यह बाहर वाला भाग जो है क्या है कि काम क्या करता है, यह बाहर वाला भाग यानी सेपल जो है, यह काम क्या करता है, जब पुष्प बड स्टेज में होता है, लिख लीजिएगा, सेपल का काम जब पुष्प बड स्टेज में होता है, बड स्टेज, बड स्टेज का मतलब क्या होता है, बड मतलब क्या होता है, बड का मतलब एक उभार, जो कली होती है, कली निकलती, खिला नहीं है, जब कली बनी है तो उसी में सारी चीजें है ना, खिलेगा तो सारी चीज बाहर निकल के आएंगी। तो ये जो बड स्टेज का मतलब कली क्या है, कली प्रवस्था। जब कली प्रवस्था में रहता है, कली वाली अवस्था में रहता है, तो जब पुष्प बड स्टेज में होता है, बड स्टेज में होता है, तो कैलिक्स पुष्प के अन्य भागों की, पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि पुष्प के अंदर जो है सारी, उसके अंदर सारी संरचनाएं भरी है, जो भी है गाइनोसियम है, एंड्रोसियम है, पेटल है, सारी संरचनाएं उसी के अंदर भरी है, इस कली के अंदर। तो यह कहीं खराब न हो जाए, कहीं टूट के गिर न जाए, इसलिए जब कली अवस्था में रहता है तो कैलिक्स चारों तरफ से घेर करके इसकी रक्षा करने का काम करता है। नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, हरे कलर का होता है, और जब पुष्प बड स्टेज में होता है तो यह रक्षा करने का काम होता है। कैलिक्स हो गया यह, या फिर सेपल हो गया। अब इसको मिटाते हैं, अब हम दूसरा वाला देखते हैं। कैलिक्स के जस्ट ऊपर, कैलिक्स जो सबसे बाहर है और जस्ट ऊपर कह लीजिए या फिर अंदर कह लीजिए, कैलिक्स के जस्ट अंदर सबसे रंगीन वाला भाग पाया जाता है। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का, किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में गुलाबी, अलग अलग रंग का आकर्षित करने वाला भाग पाया जाता है।
जिसे क्या कहते हैं कोरोला। कब सबको मिला करके, जैसे आप ले लीजिएगा गुड़हल, तो देखिएगा ऐसे फाड़ेंगे तो एक तो इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से, तो सबको मिला करके जो रंगीन वाला भाग है वो कोरोला, और एक को क्या कहेंगे पेटल। एक को क्या कहेंगे पेटल। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक है तो यह पेटल, एक और ये सब मिला करके क्या हो गया आपका कोरोला। ठीक है, कोरोला को हिंदी में कहते हैं दल या कहते हैं पंखुड़ी। तो सबको मिला करके क्या हो गया यह कोरोला, और एक यूनिट हो गया पेटल। तो क्या हो गया सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। लिख लीजिएगा कोरोला का इकाई क्या है पेटल है। इसका काम क्या है कोरोला का, एक कोरोला जो होता है बाह्य दल जो होता है, यह बाह्य दल, यह कोरोला जो है वह जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट को आकर्षित करता है। इंसेक्ट को आकर्षित करता है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। कोरोला इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़े को लिख लीजिए, कोरोला कीड़े मकोड़ों को, कीड़े मकोड़ों को परागण के लिए, परागण के लिए आकर्षित करता है, परागण के लिए आकर्षित करता है। ठीक है, परागण का मतलब क्या है कि जो पराग कण है वह यहां से निकल करके, एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प पर जाए और उसके जो फीमेल आर्गन है वहां पर जा करके बैठ के गिर जाए और वहां निषेचित करके और क्या करे नए पुष्प का जन्म दे। तो यह परागण कहलाता है। ठीक है, परागकण का एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प पर जाना। तो भाई अपने आप पर तो जाएगा नहीं, अपने आप पर तो जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, जब कोई उसके पास आएगा लेकर जाएगा। अब भैया कोई भी किसी के पास क्यों जाएगा, जब तक कोई स्वार्थ नहीं होगा क्यों जाएगा। तो इसलिए जाते हैं कीड़े मकोड़े पुष्प के पास, क्योंकि इसका भाग रंगीन होता है और बहुत आकर्षित करता है। तो आकर्षित हो करके कोरोला आकर्षित करके कीड़े मकोड़ों को बुलाता है, और यह परागकण को उसमें जब कीड़े मकोड़े आते हैं बैठते हैं पुष्प पे, तो परागकण उनके पैरों में उनके शरीर में लग जाता है, और परागकण पुनः यह कीड़े मकोड़े जब उड़ के जाते हैं तो पराग और दूसरे पुष्प पे बैठते हैं, तो परागकण उस दूसरे पुष्प के फीमेल आर्गन पे जाके गिर जाता है, वहां पर निषेचन हो जाता है। ठीक, तो जनन के लिए मुख्य सबसे प्रमुख चीज है, यह काम कौन करता है, पेटल करता है, आकर्षण करने का काम। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को कैलिक्स और कोरोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चूंकि लैंगिक अंग पुष्प है, तो लैंगिक अंग पुष्प में ये जो कैलिक्स और कोरोला पाए गए, तो ये कैलिक्स और कोरोला क्या है देख रहे हैं, डायरेक्टली जनन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कैलिक्स और कोरोला को दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, ये एसेसरी आर्गन है। क्या कहते हैं, यह एसेसरी पार्ट है। यह एसेसरी पार्ट है किसके, एसेसरी पार्ट है किसके, पुष्प के। यह पुष्प के एसेसरी पार्ट है। एसेसरी पार्ट मतलब जनन में सहायता करने वाले अंग हैं। कैलिक्स और कोरोला पुष्प के जनन में सहायता करने वाले अंग हैं, एसेसरी पार्ट है, सेकेंडरी ऑर्गन है, प्राइमरी नहीं है। एसेसरी पार्ट या फिर सेकेंडरी ऑर्गन किसे कहते हैं, जो कि जनन में सिर्फ सहायता करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, डायरेक्टली जनन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, एसेसरी पार्ट। तो देख रहे हैं हम कि यह दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इनको पुष्प का एसेसरी पार्ट कहा जाता है, कैलिक्स को और कोरोला को। हिंदी सबका सामने लिख रखे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या आती है। कभी कभी क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला ये हरा वाला भाग और रंगीन वाला भाग एक में चिपका रहता है, ये कहीं में क्या होता है, चिपका रहता है। तो जब कैलिक्स और कोरोला दोनों एक ही में चिपका रहेगा
तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? पेरियंथ। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरियंथ कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को पेरियंथ कहते हैं। संपूर्ण उस स्ट्रक्चर को पेरियंथ कहते हैं। जैसे ये क्या है आपका? ये थैलमस है और यहाँ से क्या है? ये बड वाला स्टेज है मान लीजिए। तो यहाँ से सब क्या है? चिपका हुआ। इसी में क्या है? इसी में आपका चिपका हुआ है। इसी में कैलिक्स भी है और बाहर क्या है आपका? बाहर आपका कैलिक्स है, अंदर कोरोला, सब चिपका हुआ है। तो इस सबको मिला करके क्या कहेंगे? पेरियंथ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? पेरियंथ। और एक भाग को कहेंगे क्या हम लोग? टेपल। एक भाग को क्या कहेंगे? टेपल। नोट कर लीजिएगा। जब कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड होंगे तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे पेरियंथ और इसके एक भाग को टेपल कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हो गया हमारा कैलिक्स और कोरोला। अब हमारा आता है मुख्य अंग, जो जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है, या फिर जिसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्स आर्गन। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स आर्गन। प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं या फिर मुख्य जनन अंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन और मुख्य जनन अंग दो है। दो मुख्य जनन अंग है। जो मेल का मुख्य जनन अंग है, वह मेल का मुख्य जनन अंग जो है वह क्या है? एंड्रोसियम है। एंड्रोइशियम है वह। और जो फीमेल का मुख्य जनन अंग है वह कौन सा है? गाइनोइशियम है। नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी सेक्स आर्गन ऑफ द फ्लावर। प्राइमरी सेक्स आर्गन कौन सा है? मेल में एंड्रोसियम है, फीमेल में गाइनोसियम है। नोट कर लीजिएगा, वैसे लिखिएगा, मेल में एंड्रोसियम, फीमेल में गाइनोसियम। एंड्रोसियम को संपूर्ण को मिलाकर के एंड्रोसियम और एंड्रोसियम के भाग को, एक भाग को, यूनिट को, एंड्रोसियम के यूनिट को यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, यूनिट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यूनिट। एंड्रोसियम के यूनिट को, इकाई को क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन। और गाइनोसियम के इकाई को, गाइनोसियम क्या है? फीमेल सेक्स आर्गन है। और गाइनोसियम के इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? स्टामेन है। गाइनोसियम के इकाई को कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल, या फिर इसी को कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स आर्गन एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और ये क्या है आपके? कार्पेल और पिस्टिल। प्राइमरी सेक्स आर्गन मुख्य जनन अंग क्यों कहा जा रहा है? कि मुख्य रूप से यह जनन की प्रक्रिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एंड्रोसियम में एंथर का निर्माण होगा, मेल गैमेट्स का निर्माण होगा, और गाइनोसियम में क्या होगा? फीमेल गैमेट्स का निर्माण होगा। ये दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इन्हें मुख्य जनन अंग कहते हैं। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टामेन है। गाइनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल और पिस्टिल है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। अब जो पेटल है, उस पेटल के बीच बीच में ऐसे देखेंगे आपके निकले हुए रहते हैं इस तरह से संरचनाएं। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? एंड्रोसियम। इसके भाग कौन कौन से हैं? देखिए, ऊपर का ऐसे जो फूला हुआ भाग है बाइलोब्ड होगा। स्ट्रक्चर अलग अलग देखेंगे तो बताएंगे। देखिए, इसमें दो लोब है, एक लोब यह है, एक लोब यह है। तो ऊपर का ये जो फूला हुआ भाग है, इसी के अंदर आपका पॉलन ग्रेन परागकण होता है, और इसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। इसीलिए कहते हैं पराग कोश। कोश मतलब क्या? घर। किसका घर? पराग का घर। पराग का मतलब परागकण का घर है। परागकण इसी के अंदर रहता है। और ये जो आपका तंतुनुमा भाग है, ये क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यह फिलामेंट कभी कभार क्या है? थैलमस से जुड़ा हुआ रहता है, कभी कभार पेटल के किसी पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नीचे वाला भाग तो हम लोग समझेंगे आगे। ये तंतु वाला भाग क्या कहे? फिलामेंट और तंतु कहते हैं, और ऊपर फूले हुए भाग को एंथर, सबको मिलाकर एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसे कहते हैं? देखिए, जैसे आप एक ही पुष्प में 1 2 3 4 बनाए हैं,
तो सबको मिला करके एंड्रोसियम कहा जाएगा। और जब सिर्फ हम एक की बात करेंगे, इस एक मेल सेक्स ऑर्गन की, ये मेल सेक्स ऑर्गन है ना, एक मेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टामिन कहेंगे। हाँ ठीक है, ये क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। कैसा क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है। और इसको एक को स्टामिन कहेंगे, हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, हिंदी में क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक, देखिए अब मादा का जनन अंग कौन सा है, मादा का जनन अंग जो है उसको कहते हैं गाइनोइसियम। ये क्या है, यह मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इधर दिखाए हैं हम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वह क्या है, आपका गाइनोसियम है। अब गाइनोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। गाइनोसियम के एक भाग को कार्पेल या पिस्टिल। अगर कई गाइनोसियम है, मान लीजिए यहाँ पर तो हमने एक ठो दिखाया है, हमने एक ही दिखाया है, तो यह एक कार्पेल कह लीजिए या पिस्टिल। अगर इस प्रकार से यह कई संरचनाएं रहे तो उन्हें कहेंगे गाइनोइसियम कहेंगे। क्या कहेंगे, गाइनोसियम कहेंगे, हिंदी में स्त्री केसर कहेंगे। और सिर्फ जब एक ही स्ट्रक्चर रहेगा तो उसे कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे। बात समझ में आ गई, तो देख लीजिए आप लोग, सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो गाइनोसियम के कौन कौन से अंग हैं, देखिए जो ऊपर ऐसे, ये जो आपका फूला हुआ जो भाग है, जो थैलेमस पे टिका हुआ रहेगा, ऐसे ग्लास के गोल सा जो टिका हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, ओवरी अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही आपका अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाशय के अंदर ही अंडाणु का निर्माण होगा। अंदर का स्ट्रक्चर जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अलग से तब समझेंगे। तो ये गोल वाला जो भाग है इसको कहते हैं ओवरी, या हिंदी में कहते हैं अंडाशय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो यहाँ से ये लंबा सा सिलिंड्रिकल भाग निकल रहा है, इसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं और वर्तिका कहते हैं। और बाहर जा करके अब फूल जाता है, ऐसे सबसे ऊपर ऐसे फूला हुआ रहता है। आप लोग उसको निकाल करके देख लीजिएगा, जो गुड़हल का पुष्प है तो उसमें ऐसे ही दिखाई देगा साफ साफ। उसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक। तो यह स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलाकर के निर्माण कर रहा है किसका, फीमेल सेक्स ऑर्गन का, जिसे कहते हैं हम लोग गाइनोसियम, या उसके सिंगल यूनिट को कार्पेला पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से आपका परागकण बनेगा। यह परागकण या तो किसी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इसके परिपक्व होने पर यह इसमें फटे जाएगा, फटने पर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर अभी बताए हैं कि इससे आकर्षित होकर के, पेटल से आकर्षित होकर कोई कीड़े मकोड़े के द्वारा यह क्या होगा, परागकण इस एक पुष्प से निकल करके जब दूसरे पुष्प के पास पहुंचेगा और उसे निषेचित कर देगा। तो देखिए दूसरे पुष्प पे भी पहुंच सकता है और इस पे भी पहुंच सकता है, उसके कई कंडीशन होते हैं। इसी पुष्प पे भी निषेचित कर सकता है, दूसरे पुष्प को भी निषेचित कर सकता है। इसका एंथर, इसका पॉलन ग्रेन, उसका कंडीशन होता है, समझेंगे हम लोग आगे, ठीक। तो अगर यहाँ से परागकण निकल करके इस पे आ जाए, परागकण यहाँ से निकल करके क्या होगा, परागकण ऐसे निकलेगा किसी भी माध्यम से, हवा से आएगा तो उड़ के आएगा, कीड़े मकोड़े आएंगे तो कीड़े मकोड़े आएंगे, बैठेंगे शरीर में चिपकेगा, यहाँ पर बैठेगा तो इस पे लग जाएगा। तो परागकण जब यहाँ आएगा इसी पे गिरता है, ठीक। यहाँ पर गिरेगा तो यह क्या करेगा, यहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन लेकर के डेवलप करेगा और डेवलप करके अंदर ऐसे एक नली बना लेती है। यही स्टाइल जो है ना खोखला होता है, इसीलिए स्टाइल में पराग नली बनाती है। क्या बनाती है, पराग नली। और यह नली ऐसे आगे आएगी और आगे आके अंदर ओव्यूल के पास जाएगी, और यहीं पर अंडाणु है और यहाँ से क्या आ रहा है, परागकण आया है। तो मेल गैमेट देखिए इसके रास्ते ऐसे अंदर आएगा और अंदर पड़ा हुआ है फीमेल वाला गैमेट, दोनों अंदर क्या होंगे, निषेचित हो जाएंगे। और जब निषेचन होगा तब इम्ब्रियो का निर्माण होगा। इम्ब्रियो से क्या हो जाएगा आपका, पूरे पहले जाइगोट बनेंगे, फिर इम्ब्रियो बनेगा और इम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होकर के नए पुष्प को जन्म देगा।
तो ये था आपका पुष्प का स्ट्रक्चर और पुष्प की संरचना थी और पुष्प के भिन्न भिन्न भाग थे, पुष्प के भिन्न भिन्न भागों के भिन्न भिन्न काम थे। ठीक है, और भी जो भी चीज इसमें बचा हुआ है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक, इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि इसमें परागकण होता है, परागकण यहाँ से निकल करके किसी भी माध्यम के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या फिर किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा यह पहुंचता है या तो अपने पुष्प पे या तो दूसरे पुष्प पे पहुंचेगा और उसको निषेचित करेगा। दूसरे पुष्प पे जब पहुंचेगा तो इसके स्टिग्मा वर्ती कागज पर जाकर के कोई कीड़ा बैठेगा या हवा से उड़ करके इस पे गिरेगा, गिर करके यहाँ से पोषक तत्व को लेकर के डेवलप करेगा, डेवलप करके बना लेगा पराग नली और यह नली अंदर आएगी तो इसी नली के रास्ते आपके मेल गैमेट्स जो होंगे वह अंदर आएंगे और अंदर फीमेल गैमेट्स हैं, दोनों का फ्यूजन होगा, संलयन होगा अर्थात निषेचन होगा। निषेचन के बाद इसी में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा और इम्ब्रियो जब धीरे धीरे डेवलप करेगा, विकास करेगा, तो जब ऐसे विकास करेगा, फैलेगा तो सबसे पहले यह बाह्य दल गिर जाएगा, उसके बाद यह दल गिर जाएगा और यह जब बाह्य दल गिर जाएगा, दल गिर जाएगा, बचा क्या आपका एंड्रोसियम, तो यह भी क्या होता है सूख करके परिपक्व होगा, फट जाएगा, सूख करके यह भी गिर जाएगा और यहाँ से यह डेवलप करके एक नए क्या है फ्रूट का जन्म दे दे, फ्रूट बन जाएगा और फ्रूट से क्या होगा आपका फ्रूट बन जाएगा या फिर इसी से क्या अलग अलग अंग बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, प्लांट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्लावर बनेगा, इसी से यही से सारे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर और एक वीडियो और ले लेंगे, चलिए उसको हम डिटेल में समझा करके दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई दिक्कत होगा व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।